Hello everybody, welcome to the channel and welcome to a brand new series which is Funda of the Day। और जैसे कि आप जानते हो कि इस सीरीज के अंदर हम हर दिन एक ऐसा टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जिससे 99.9% क्वेश्चन आने का चांस है आपके नीट एग्जाम में, नीट 2024। और ये कोई भी बात, ये कोई भी टॉपिक हम हवा में नहीं लेकर आए हैं, सारी चीज़ें फैक्ट्स बेस्ड हैं, तथ्य बेस्ड हैं। आपने PYQs के अंदर एक पैटर्न को नोटिस कर कर हमने ये पूरी की पूरी लिस्ट तैयार की है, जिसमें हमारे पास बहुत से चैप्टर्स में ऐसे टॉपिक हैं जो हमें पता है कि इस बार भी आने के चांसेस हैं। क्यों? क्योंकि ये ऑलमोस्ट बिना ब्रेक के या एटलीस्ट ऑल्टरनेट ईयर्स में PYQs में रिपीट हुए। तो क्योंकि हम वेटेज वाइज सारी ही यूनिट डिस्कस करने वाले हैं, आज पहला दिन है तो हम शुरुआत करेंगे प्लांट फिजियोलॉजी, एक काफी हाई वेटेज रखने वाली यूनिट और मेरी पर्सनल फेवरेट यूनिट से। और सबसे पहले चैप्टर से ही मैं शुरुआत कर रही हूँ विच इज ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। अब जिनके भी दिमाग में ये थोड़ा बहुत भी आ रहा है कि ये रैशनलाइज्ड कंटेंट में ये हट गया है मैम, ये नई वाली एनसीईआरटी में ये नहीं है, तो बेटा ऑलरेडी आपको आनंद सर बता चुके हैं कि नीट के सिलेबस से अभी कुछ नहीं हटा है, पढ़ना हमें सब कुछ ही है। और वैसे भी हम एंटायर चैप्टर नहीं, हम वो टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हमें साफ साफ अपने पैटर्न से ये चीज दिखा रहा है कि इसको तो छोड़ के ही नहीं जाना है, क्योंकि ये छोटा सा टॉपिक आपको गारंटी 4 नंबर दिला देगा। और इसका प्रूफ हमारे पास है, ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स में एक टॉपिक हमारे पास आता है विच इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। पूरा चैप्टर नहीं बट ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत ईजी टॉपिक है। और एक बार इसका पैटर्न देखो बेटा, 2023 अभी रीसेंट एग्जामिनेशन इस टॉपिक में से क्वेश्चन आया था, 2021 सिमिलर क्वेश्चन रिपीट हुआ था, 2022 क्वेश्चन आया था, 2021 में आया है ये तो मैं आपको दिखा ही चुकी हूँ, 2020 में क्वेश्चन आया था, 19 में क्वेश्चन आया था, 17 में क्वेश्चन आया था, 15 में क्वेश्चन आया था। 19 के बाद तो लेकिन 5 साल लगातार हर ईयर बिना ब्रेक के इस टॉपिक से क्वेश्चन आया है, और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। तो तैयार हो जाओ, हम इस पूरी सीरीज में बिना मिस किए वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे जहां से हम जानते हैं कि एग्जामिनर का फेवरेट एरिया और यहाँ से क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो छोटा सा वीडियो, छोटा सा टॉपिक, हमारे 4 मार्क्स गारंटी हो जाते हैं, तो हम जरूर से इसको समझेंगे। तो मेरे साथ रेडी रहना है ना। और हम लोग शुरू करते हैं हमारा टॉपिक विच इज लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, चैनल पर पहली बार आए हैं, आई बिगिन बाय इंट्रोड्यूसिंग माई सेल्फ। माई नेम इज नितिका बत्रा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। तो हम पढ़ेंगे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। अब बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है, मैं पॉइंट बाय पॉइंट समझाती जाऊंगी और जहां से क्वेश्चन आता है वो चीज आपको फोकस कर कर हम लोग याद कर लेंगे, ठीक है। तो इस पूरे चैप्टर में ना बेटा ट्रांसपोर्टेशन की बात हो रही है, कोई भी चीज प्लांट के अंदर इस एरिया से उस एरिया तक लेकर जाना, तो पूरा चैप्टर ही उस चीज पे जिसे आप बोलते हो ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। उसमें एक टॉपिक है जिसमें स्पेसिफिकली पानी का ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा और लॉन्ग डिस्टेंसेस पर कैसे होगा उसकी बात कर रहे हैं। लंबे लंबे डिस्टेंस पर पानी लेकर जाना, यानी सोइल में से जब रूट पानी को एब्जॉर्ब करती है तो रूट से लेकर आपको टिप तक लेकर जाना है, क्योंकि हाइट ट्रीज की बहुत बड़ी बड़ी है और सबसे ऊपर वाली लीफ को भी पानी चाहिए, तो आपको रूट से लेकर लीफ तक जाना है, बहुत लंबा ट्रांसपोर्ट करना है। सबसे पहली चीज जहां से क्वेश्चन आ सकता है वो है नेम। ऐसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को आप क्या कहते हैं? हम जो नेम यूज करते हैं बेटा, दैट इज ट्रांसलोकेशन। लॉन्ग डिस्टेंस में किसी भी चीज का ट्रांसपोर्ट हो रहा हो, चाहे वाटर का हो रहा हो चाहे फूड का हो रहा हो, लॉन्ग डिस्टेंस वाले ट्रांसपोर्टेशन के लिए जो नाम यूज किया जाता है दैट टर्म इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। ये पहली चीज आपको पता होनी चाहिए। अब ये ट्रांसलोकेशन कहां से लेकर कहां तक हो रहा है? दूसरी चीज, तो ये ट्रांसलोकेशन बेटा सोइल से एब्जॉर्ब करेंगे पानी को, कौन? रूट्स। रूट्स पानी एब्जॉर्ब करेंगी, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रूट से एब्जॉर्ब होकर आपको लीफ तक जाना है, आपको प्लांट की टिप तक जाना है, आपको लंबे लंबे डिस्टेंस तक पानी को लेकर जाना है, क्योंकि हर एक हिस्से को पानी की जरूरत है। इसे ही आप क्या कह रहे हो? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। और जो टर्म हम यूज कर रहे हैं उसका क्या नाम है? जो टर्म हम यूज कर रहे हैं उसका क्या नाम है? ट्रांसलोकेशन। फिर पहले ही पैराग्राफ में आपको बहुत सिंपल सी चीज बताई है कि आपको क्या लगता है ये ट्रांसपोर्टेशन डिफ्यूजन से हो पाएगा? अब डिफ्यूजन के बारे में हम पढ़ के आए होते हैं, तो हमसे पूछा जा रहा है कि क्या डिफ्यूजन करके, यानी एक सेल से दूसरे सेल धीरे धीरे, क्या इस तरीके से पानी ऊपर तक पहुंचाया जा सकता है? तो सीधा सीधा आंसर दिया जाता है नो। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए ट्रू और फॉल्स या स्टेटमेंट बेस पे कि ओनली डिफ्यूजन से या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट से, दोनों ही चीजें एनसीईआरटी में लिखी हुई हैं, क्या सिर्फ और सिर्फ डिफ्यूजन से या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से हम लॉन्ग डिस्टेंस पानी का ट्रांसपोर्टेशन करवा सकते हैं? नहीं करवा सकते। क्यों? इसका एक रीजन भी दिया हुआ है, क्योंकि एक एक सेल से अगर आप पूछ पूछ के डिफ्यूजन कर 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 अलोंग द कंसेंट्रेशन ग्रेडियंट पानी को टिप तक लेकर जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, है ना। कुछ एक डेटा भी आपको दिया हुआ है कि 50 माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर बहुत छोटा डिस्टेंस है, 50 माइक्रोमीटर जाने के लिए 2.5 सेकंड लग जाएगा। तो ये तो नहीं हो सकता, ये तो ऑप्शन प्लांट चूज ही नहीं कर सकता। तो डिफ्यूजन से तो पॉसिबल नहीं है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे। तो तीसरी चीज,
फिर इस लॉन्ग डिस्टेंस के लिए आप किस चीज का यूज करते हो? लॉन्ग डिस्टेंस पानी का होता है बल्क में, एक साथ बहुत सारा जो पानी है बल्क में रूट से टिप तक, रूट से लीफ तक भेजा जाता है। तो ट्रांसपोर्ट कैसा है? मास फ्लो या बल्क फ्लो। ट्रांसपोर्टेशन कैसा हो रहा है बेटा? मास फ्लो या फिर बल्क फ्लो हो रहा है। एक चीज और एनसीईआरटी लिखती है कि क्योंकि बल्क के अंदर पानी जा रहा है, तो जितने भी सब्सटेंसेस यहाँ पर प्रेजेंट हैं, जितने भी सब्सटेंसेस हैं, कोई आयन है, कोई मिनरल है, कोई और सब्सटेंस है, कोई ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो भी चीजें सोइल से एब्जॉर्ब हो रही हैं, वो पानी के साथ ही ये पूरा लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करती हैं। अगर आप डिफ्यूजन या एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करो तो आप एक बार में किसी एक सब्सटेंस के ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हो कि पानी इस सेल से उस सेल में गया, बात खत्म। लेकिन जब हम लॉन्ग डिस्टेंस, हम मास फ्लो की बात करते हैं, तो पानी के अंदर, पानी के साथ ही बेटा, या तो उसमें घुल के कोई ऐसा सब्सटेंस हो जो डिसॉल्व हो जाए, या फिर सस्पेंड करके उसके अंदर ऊपर रहकर डिसॉल्व नहीं होगा, तो चाहे डिसॉल्व कर कर चाहे सस्पेंड करके वाटर के साथ बहुत सारे सब्सटेंसेस एक साथ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये हो गई आपके पास दूसरी चीज। अब ये ट्रांसपोर्टेशन करवाएगा कौन? अगर मैं यहाँ पर आपके लिए एक ट्री ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है, ये मान लेते हैं उसकी रूट्स हो गई, काफी नीचे तक जाने वाली रूट्स हैं, काफी, है ना, गहरी गहरी रूट्स हैं, और ये आपके पास इसकी कैनोपी होगी। थोड़ा लंबा सारा ट्री हमने यहाँ पर बनाया है ना। हम क्या कह रहे हैं कि पानी को रूट से उठा के, रूट से ले जाके इस टिप तक आपको लेकर जाना है, बहुत लंबा सारा ट्रांसपोर्टेशन करना है। डिफ्यूजन से नहीं हो रहा ये तो आपने बता दिया, बल्क में हो रहा है ये भी आपने बता दिया, लेकिन हो कैसे रहा है, प्रोसेस क्या है, इसके पीछे ड्राइविंग फोर्स क्या है और कौन करवा रहा है? तो इसका आंसर एनसीईआरटी देती है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर क्रिएट होगा जो कि इस वाटर की मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। अब ये प्रेशर कैसा है? तो ये प्रेशर दो तरीके का हो सकता है। हमें पता है ये हमारा एब्जॉर्प्शन का एरिया है और ये हमारी सिंक है, यहां से लेकर यहां तक मुझको पानी को लेकर जाना है। तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच में मुझे प्रेशर का ग्रेडियंट क्रिएट करना पड़ेगा, तभी पानी इतना लंबा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा। तो पहली चीज है कि जो प्रेशर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं वाटर की इस मूवमेंट के लिए, जो प्रेशर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, ये प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव कहने का मतलब पुल्लिंग प्रेशर। नेगेटिव वर्ड आप किसके लिए यूज करते हो बेटा? पुल्लिंग प्रेशर के लिए यूज कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि लीव्स में पानी की हो गई है बहुत ज्यादा कमी, और लीव्स यहां पर कहें कि हमको पानी चाहिए, तो यहां पर क्या क्रिएट हो गया? नेगेटिव प्रेशर। सोइल में पानी ज्यादा है, लीव्स के पास पानी कम है, सोइल में पानी ज्यादा है, तो लीव्स के पास के सेल्स प्रेशर लगाएंगे, पुल करने को कहेंगे। वो कहेंगे कि हमें पानी की जरूरत है, नीचे से हमें पानी ऊपर लेकर आना है, क्योंकि उनको प्यास लगी है, क्योंकि उनकी थर्स्ट है, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट है। इस प्रेशर को कहते हैं नेगेटिव प्रेशर। इस टाइम पे इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ है, जिसको आप पुल्लिंग प्रेशर भी कहते हो। पानी को ऊपर की तरफ खींचा जाएगा क्योंकि ऊपर वाले सेल्स को जरूरत होती है, और यही मेजर प्रेशर होता है जो कि इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, दूसरी चीज जहां नेगेटिव प्रेशर लगा सकते हो पानी को ऊपर भेजने के लिए, तो वहां पर एक पॉजिटिव प्रेशर भी आ सकता है। और ऑब्वियसली पॉजिटिव प्रेशर को आप क्या कहोगे? पुशिंग प्रेशर। पहले केस में आपने क्या देखा? यहां पानी की कमी थी तो उसने पानी को ऊपर की तरफ पुल किया, पुल्लिंग प्रेशर, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ। दूसरे केस में बेटा यहां पर बहुत सारा पानी है, यहां नहीं है, तो ये वाला पानी नीचे से धक्का लगाएगा, पुश लगाएगा, उसको आप बोलते हो पुशिंग प्रेशर। तो हमने क्या देखा? डिफ्यूजन से तो ये बल्क फ्लो हो नहीं सकता। नहीं हो सकता तो कैसे होगा? प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना होगा, क्योंकि आप पानी के प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट कर रहे हो, तो इसको पूरा टर्म दिया जाता है हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दो तरीके का हो सकता है। ये प्रेशर पॉजिटिव भी हो सकता है, ये प्रेशर नेगेटिव भी हो सकता है। नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है सिंक वाले एरिया में या लीफ वाले एरिया में, और पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है रूट वाले एरिया में, जहां से पानी को धक्का देना है। पॉजिटिव प्रेशर पुश क्रिएट करता है, पुशिंग फोर्स क्रिएट करता है। नेगेटिव प्रेशर पुल्लिंग फोर्स क्रिएट करता है। ठीक है, नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है जाइलम में, क्योंकि हमें पता है कि ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये जाइलम से होती है ना। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है? हमारे पास वेस्क्यूलर टिश्यू प्रेजेंट है, कंडक्टिंग टिश्यूज प्रेजेंट है, यानी कि जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। तो इस लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में अगर मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर को लॉन्ग डिस्टेंस तक कौन लेके जाता है बेटा? जाइलम लेके जाता है। तो पुल्लिंग प्रेशर जब क्रिएट होता है, ये नेगेटिव प्रेशर जाइलम में क्रिएट होता है।
लेकिन जब पुशिंग प्रेशर क्रिएट होता है, ये पॉजिटिव प्रेशर रूट में क्रिएट होता है। ये डिफरेंस हमको पता होना चाहिए। इसका एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिया हुआ है कि देखो, पानी को अगर मुझे ट्रांसपोर्टेशन करना है तो दो चीजें हैं। एक तो आपके पास कप में पानी है, आप स्ट्रो से पानी खींच रहे हो, सक कर रहे हो, तो उस केस में आपके माउथ ने नेगेटिव प्रेशर क्रिएट किया पानी को ऊपर खींचने के। अब दूसरी चीज सोचो, एकदम पार वाली आपके पास पाइप है और आप पानी दे रहे हो, है ना, गार्डन में या पौधों को पानी दे रहे हो, तो अब वहां पर पानी का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है पर हाई प्रेशर से। आपने यहाँ पर प्रेशर कंट्रोल किया हुआ है, यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट किया, तो हाई टू लो पानी जा रहा है। तो वो जो होज से आप प्रेशर दे रहे थे वो पॉजिटिव प्रेशर था, और जो स्ट्रो से आप सक कर रहे थे वो नेगेटिव प्रेशर। इतना तो हमें समझ में आ गया कि लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन करवाने के लिए या तो पॉजिटिव प्रेशर चाहिए या फिर नेगेटिव प्रेशर चाहिए। पॉजिटिव यानी पुश, नेगेटिव यानी पुल। नेगेटिव क्रिएट हुआ जाइलम में, पॉजिटिव क्रिएट हुआ रूट में। ये करता कौन है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट? अगर मैं आपसे पूछूं ये ट्रांसलोकेशन किसके थ्रू होगा, तो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के लिए हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू है। हमारे पास वैस्कुलर टिश्यू है, प्लांट के पास वैस्कुलर टिश्यू है या कंडक्टिंग टिश्यू है। इसमें हमारे पास जाइलम भी आती है और फ्लोएम भी आती है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? सिर्फ पानी के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं। तो पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमारे पास क्या है? जाइलम। फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या होता है? फ्लोएम। लेकिन हम पानी की बात करें तो ये किसके थ्रू होगा बेटा? ये जाइलम के थ्रू होगा। फिर कुछ चीजें आपके पास एक्स्ट्रा आ जाएंगी, मतलब इससे पहले कि मैं अगला टॉपिक शुरू करूँ, कुछ और चीजें भी आपको एनसीईआरटी बताती है। जैसे कि आप कह रहे हो कि पानी के अंदर घुल के बहुत सारी चीजें ऊपर जाती है, सिर्फ पानी नहीं जाता जब भी जाइलम में ट्रांसपोर्टेशन होता है, वाटर के साथ बहुत सारी चीजों का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और इससे क्वेश्चन आ सकता है, पानी के अंदर घुले हुए हो सकते हैं बेटा इनऑर्गेनिक मिनरल्स। बहुत सारे इनऑर्गेनिक मिनरल्स पानी के साथ ऊपर जाएंगे, ठीक है। उसके सिवा कुछ ऑर्गेनिक मटेरियल, स्पेशली नाइट्रोजन। ऑर्गेनिक फॉर्म में नाइट्रोजन ट्रैवल करता है जाइलम में पानी के साथ मिलकर, अमीनो एसिड्स की फॉर्म में। नाइट्रोजन अमीनो एसिड्स की फॉर्म में जाइलम एक्सुडेट में घुल के पानी के साथ ऊपर जाता है बेटा। तो इसका मतलब जाइलम कभी भी अगर आप चेक करोगे, है ना, कट कर कर जाइलम का सैप चेक करोगे, तो सिर्फ पानी नहीं मिलेगा, अंदर इनऑर्गेनिक मिनरल्स मिलेंगे, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन मिलेगा अमीनो एसिड्स की फॉर्म में, प्लस हॉर्मोन्स भी होंगे। बहुत से हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए भी जाइलम रिस्पॉन्सिबल होती है। तो ये जो पूरी चीज है इसे आप जाइलम सैप कह सकते हो। कभी भी आप जाइलम में पानी को जब ऊपर जाते देखोगे तो उसमें सिर्फ पानी नहीं है, घुले हुए मिनरल्स हैं, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन है और हॉर्मोन्स हैं। ये बात आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछता है कि क्या जाइलम में सिर्फ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स जाते हैं, नहीं, कुछ अमाउंट में ऑर्गेनिक नाइट्रोजन भी उसमें ट्रैवल करता है। तो ये था इनिशिएशन। समझ में आ गया? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसलोकेशन जाइलम के थ्रू होता है। अब इस पूरे लॉन्ग डिस्टेंस को दो हिस्सों में बांटा हुआ है, दो सब टॉपिक में एनसीईआरटी में बांटा हुआ है, या मैं कहूँ दो हिस्सों में बांटा हुआ है। तो पहला टॉपिक आपके पास आता है प्लांट पानी को एब्जॉर्ब कैसे करेंगे, और दूसरा टॉपिक आता है कि फिर उनकी अपवर्ड मूवमेंट कैसे होगी। आपको ये पूरा रास्ता समझना पड़ेगा। हम कह रहे हैं कि जब जब हम लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं, पानी जो है वो रूट से लीफ तक जाता है। यही बेसिक बात हम कर रहे हैं, रूट से लीफ तक या रूट से टिप तक जाता है। बेटा अगर आपने एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ी होगी तो आपने रूट की एनाटॉमी पढ़ी होगी। रूट कोई एक तरीके के सेल का नहीं बना हुआ है, रूट में बहुत सारे सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अगर मैं इसी रूट की बात करूं, जो ट्री मैंने यहाँ पर आपके सामने ड्रॉ किया था, एक बार इसको देखो यहाँ पे, तो रूट के पास निकल रहे होते हैं छोटे छोटे रूट हेयर, जो सरफेस एरिया बढ़ाते हैं और पानी को एब्जॉर्ब करने में मदद करते हैं। ये रूट हेयर में से आसपास जितना भी पानी है वो इनके थ्रू एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होके पानी कहाँ आएगा? रूट हेयर में। या रूट हेयर से वो पानी सीधा जाइलम में चला जाएगा? नहीं, वो रूट की एनाटॉमी में एंटर करेगा, उसको बहुत सारे सेल्स में से पास होना पड़ता है। तो शुरुआत कहाँ से होती है कि रूट हेयर ने वाटर को किया एब्जॉर्ब, बहुत बढ़िया कर लिया एब्जॉर्ब। सबसे पहले वो पास करेंगे तो रूट के सबसे बाहर वाले सेल्स की जो लेयर होती है उसे आप बोलते हो एपिडर्मिस। तो सबसे पहले पानी को क्रॉस करना होगा इस लेयर को, जिसको आप बोलते हो एपिडर्मिस। पानी ने क्रॉस किया एपिडर्मिस। एपिडर्मिस क्रॉस करने के बाद जो दूसरी लेयर रूट में आती है उसको आप बोलते हो कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स मल्टीपल लेयर है सेल्स की, बहुत सारे सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट है। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर आपको मिला खूब सारे सेल्स का कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स के अंदर फिर से आपको क्लियर मिलती है किसकी? एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस की। अभी भी आप जाइलम तक नहीं पहुंचे हो। एंडोडर्मिस क्रॉस करने के बाद लेयर होती है पेरीसाइकिल की।
और पेरिसाइकिल के बाद कहीं आपका वैस्कुलर टिश्यू शुरू होता है जिसमें पानी पहुंचाया जाता है जाइलम को। और एक बार पानी जाइलम के पास पहुंच जाता है उसके बाद तो सीधा इसकी अपवर्ड मूवमेंट होती है, यानी कि टिप तक या फिर मैं कहूं लीफ तक। हम इतनी देर से सोच रहे थे कि ये रहा जाइलम, जाइलम से पानी लीफ तक पहुंचाना है बस, लेकिन नहीं, उससे पहले आपको सोइल से उस पानी को लेकर जाइलम तक भी पहुंचाना है। ये वाला रास्ता भी तो ट्रैवल करना है, तब जाकर जाइलम आगे का काम करेगा। तो पहले हिस्से में आपको यही पढ़ना है कि प्लांट आखिर पानी एब्जॉर्ब कैसे करता है। तो एब्जॉर्ब की शुरुआत कहां से हुई? रूट हेयर से, फिर गया एपिडर्मिस में, फिर गया कॉर्टेक्स में, फिर गया एंडोडर्मिस में, पेरिसाइकिल में, और फाइनली वैस्कुलर टिश्यू के। अब एनसीईआरटी बताती है कि दो तरीके पॉसिबल हैं इस एब्सॉर्प्शन के। पहला तरीका एपोप्लास्ट, दूसरा तरीका सिम्प्लास्ट। और इन दोनों से बेटा बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन आता है तो मेजरली एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट से आता है, तो इसको प्लीज ध्यान से सुन। ठीक है, दो तरीके पॉसिबल है, एक होता है एपोप्लास्ट और एक होता है आपके पास सिम्प्लास्ट। क्या होता है एपोप्लास्ट, क्या होता है सिम्प्लास्ट? अगर कभी भी पानी पतली गली से साइड से निकल जा रहा है, सेल के अंदर एंटर नहीं कर रहा, जो भी मूवमेंट हो रही है सेल के अंदर एंटर नहीं कर रहा, दो सेल्स के बीच में इंटरसेल्युलर स्पेस है, यहाँ तो वहां से ट्रैवल कर लेगा या फिर थ्रू सेल वॉल ट्रांसफर कर लेगा, लेकिन कभी भी सेल के अंदर एंट्री नहीं लेगा, ऐसी मूवमेंट को कहते हैं एपोप्लास्टिक मूवमेंट। क्या है एपोप्लास्टिक मूवमेंट? हमने कहा कि वाटर मूव कर रहा है, लेकिन वाटर की मूवमेंट या तो थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, या तो थ्रू इंटरसेल्युलर स्पेसेस है, या फिर सेल वॉल है ना, लेकिन कभी भी सेल के अंदर एंट्री नहीं है, ऐसी मूवमेंट को बोलते हो एपोप्लास्ट। वहीं अगर आप सिम्प्लास्ट की बात करते हो तो वाटर एंटर्स इनसाइड द सेल, वाटर्स एंटर्स इनसाइड दी सेल, सेल के अंदर पानी जाएगा, पूरे साइटोप्लाज्म में जाएगा और फिर ट्रांसफर कर कर दूसरे सेल के अंदर जाएगा। अगर थ्रू साइटोप्लाज्म ये मूवमेंट हो रही है तो इसको आप क्या बोलते हो? सिम्प्लास्ट। और अगर साइड से पतली गली से पानी निकल जा रहा है तो उसको आप क्या बोलते हो? एपोप्लास्ट। अब मुझे खुद बताओ क्वेश्चन कहां कहां से आ सकता है, सीधी सीधी चीज। एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट में से फास्ट कौन होगा और स्लो कौन होगा? बेटा एपोप्लास्ट पतली गली से साइड से निकल जाएगा, क्या इसको रोकने वाला कोई चीज है? क्या कोई भी ऐसा ग्रेडियंट डिफरेंस क्रिएट हो सकता है या कोई भी ऐसा सेल का कंपोनेंट हो सकता है जो एपोप्लास्ट को रोकेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। तो एपोप्लास्ट फास्ट होगा डेफिनेटली। सिम्प्लास्ट से जो मूवमेंट होगी वो थोड़ी सी स्लो होगी क्योंकि आपको सेल के अंदर से जाना है। हाँ एक चीज ठीक है कि ये दोनों टुवर्ड्स द ग्रेडियंट जाते हैं, इन दोनों में एक ग्रेडियंट तो आपको क्रिएट करना ही होगा ताकि पानी हाई टू लो जा सके। लेकिन एपोप्लास्ट में सिंपल है कि ग्रेडियंट बस जाइलम और रूट के बीच में क्रिएट करना है, लेकिन सिम्प्लास्ट में हर एक सेल का ग्रेडियंट चेक होगा। सिम्प्लास्ट में आप हर एक सेल के अंदर पोटेंशियल डिफरेंस देखोगे कि अच्छा हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू लो ऑस्मोटिक पोटेंशियल टू हाई ऑस्मोटिक पोटेंशियल जाना है, तो यहाँ आपको हर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस चेक करना पड़ेगा। एक और लाइन एनसीईआरटी की जहां से क्वेश्चन आ सकता है, एपोप्लास्ट में ना कोई बैरियर नहीं है, कोई रोकने वाला नहीं है, पर यहाँ एक तरीके से हर सेल पर चेक पॉइंट है जो कि चेक करेगा कि आगे जाने देना है या फिर आगे जाने नहीं। कुछ बेसिक डिफरेंसेस की हम लोग यहाँ पर बात करें। एक और चीज के बारे में बात आती है विच इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, अभी मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगी। तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का मतलब होता है साइटोप्लाज्म घूमता है बेटा, सर्कुलर मोशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किसको सपोर्ट करेगा, सिम्प्लास्ट को या एपोप्लास्ट को? बेटा साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब साइटोप्लाज्म घूम रहा है और एपोप्लाज्म में पानी कभी साइटोप्लाज्म में आया ही नहीं। अगर इस तरीके से सेल्स यहाँ पर प्रेजेंट थे तो पानी साइड साइड से निकल गया है, कभी बीच में आया ही नहीं, तो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग उसकी क्या ही मदद कर देगा? उसके बारे में अभी हम यहाँ पर देख लेंगे, उससे पहले आपने कुछ मेजर डिफरेंस एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट के देख लिए। क्वेश्चन आ सकता है तो यहाँ से आ सकता है, ये एक एरिया है जहां से खूब सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, ये बेसिक डिफरेंस आपको आना चाहिए। दूसरी चीज, अगर आप इस रास्ते की बात करते हो तो इस रास्ते में कब कब एपोप्लास्ट होगा, कब कब सिम्प्लास्ट होगा, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आप एनसीईआरटी देखोगे तो ऐसा एक डायग्राम आपको दिखाई देगा, इस डायग्राम के नीचे ही अपनी एनसीईआरटी में लिख लेना कि कहाँ कहाँ एपोप्लास्ट होता है, कहाँ कहाँ सिम्प्लास्ट होता है, क्योंकि दूसरा क्वेश्चन अगर बनेगा तो यहीं से बनेगा। ठीक है, तो देखो पानी सबसे पहले रूट हेयर से एब्जॉर्ब होता है, रूट हेयर से एब्जॉर्ब होकर सबसे पहली लेयर उसके पास एपिडर्मिस आती है और एपिडर्मिस के बाद दूसरी लेयर आती है कॉर्टेक्स। अब बिल्कुल मैं आपकी एनसीईआरटी को कोट कर रही हूँ, एनसीईआरटी कहती है कि कॉर्टेक्स में ना बहुत सारे सेल्स हैं
और वो सब लूज लूज है, तो लूजली अरेंज है। तो कॉर्टेक्स में ना इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा है, इसलिए कॉर्टेक्स में कौन सा मूवमेंट ज्यादा दिखेगा? एपोप्लास्ट। क्योंकि इतनी सारी पतली गलियां हैं, इतना सारा स्पेस है सेल्स के बीच में, तो आराम से पानी साइड से निकल जाएगा, उसको सेल के अंदर एंटर करने की जरूरत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, जब पानी एब्जॉर्ब हुआ, पानी आया यहां पर एंट्री करने, तो क्या एपिडर्मिस से लेकर कॉर्टेक्स तक, सिर्फ इतना सुनना ध्यान से, एपिडर्मिस से लेकर कॉर्टेक्स तक दोनों तरीके की मूवमेंट पॉसिबल है। एपोप्लास्ट भी है भाई, पतली गली से भी निकल सकता है, और सिम्प्लास्ट भी पॉसिबल है कि वो चाहे तो सेल के अंदर एंट्री लेकर भी आगे बढ़ सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, दोनों ऑप्शन पॉसिबल है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि मेजर मूवमेंट कौन सी है, ज्यादातर सेल क्या करना पसंद करता है, तो आप आंसर देंगे कि मेजरली इन दोनों जगह पर आपको एपोप्लास्ट ही देखने को मिलेगा। सेल क्यों एनर्जी लगाएगा? सेल कोशिश कर रहा है कि अगर मैं साइड से निकल पाऊं तो क्यों नहीं, सिर्फ एक ग्रेडियंट के डिफरेंस के तरफ मैं चलता रहूंगा, कोई मुझे बार बार सेल पे रुकना नहीं पड़ेगा, इतनी सिरदर्दी लेनी नहीं पड़ेगी। तो मेजरली सेल क्या करना चाहेगा? एपोप्लास्ट। क्योंकि एनसीईआरटी की लाइन भी है, कॉर्टेक्स में सेल एकदम धीरे धीरे लूज लूज अरेंज्ड है, तो आप साइड से पानी को निकाल सकते हो। पॉसिबिलिटी दोनों है, लेकिन मेजरली आपको क्या देखने को मिल रहा है? एपोप्लास्ट। बेटा ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर जो दो सेल्स के साइटोप्लाज्म को आपस में कनेक्ट कर रहा है, जो सेल वॉल के बीच में बना हुआ है, इसको क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा। अगर आपसे पूछा जाए ये प्लाज्मोडेस्माटा से पानी मूव किया है, अब आप बताओ सिम्प्लास्ट हुआ या एपोप्लास्ट हुआ? तो क्या आंसर दोगे? प्लाज्मोडेस्माटा सिम्प्लास्ट करवाता है। इतनी सी चीज तो आपको देख के ही समझ में आ रही होगी इस डायग्राम में कि अगर मैं कह रही हूँ प्लाज्मोडेस्माटा मतलब सेल से सेल का कनेक्शन, साइटोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म का कनेक्शन, अगर आप सेल के अंदर ही एंट्री कर रहे हो, यानी आप कौन सी मूवमेंट कर रहे हो? सिम्प्लास्ट। तो प्लाज्मोडेस्माटा किससे एसोसिएटेड है? सिम्प्लास्ट से। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग किससे एसोसिएटेड है? सिम्प्लास्ट से। ये दोनों चीजें किससे एसोसिएटेड है? सिम्प्लास्ट से। यहां पर मैं सिम्प्लास्ट के अंदर ये दोनों चीजें लिख भी देती हूँ कि यहां पर ये जो कनेक्शन आपको दिखाई देता है दैट इज थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा। उसके बाद सिर्फ आपको ये नोट्स देखने होंगे और काम हो जाता है खत्म, है ना। दूसरी चीज जो यहां पर आ सकती है बेटा वो है साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग इसके बारे में आगे भी लिखवा दूंगी, कोई टेंशन नहीं लेना। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग, ठीक है, बढ़िया, ओके। तो हमारा पानी कहां तक पहुंच गया? कॉर्टेक्स तक। दोनों तरीकों से पहुंच सकता है, लेकिन मेजरली क्या करेगा? एपोप्लाज्म, ठीक है। अब आगे आता है एंडोडर्मिस, और जैसे ही हमने एंडोडर्मिस देखा, हमें कुछ एक अलग सा स्ट्रक्चर यहां पर दिखाई दिया। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं कैस्पेरियन स्ट्रिप। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट लेबल एंड वेरी इंपॉर्टेंट एरिया जहां से क्वेश्चन बन सकता है। क्या कैस्पेरियन स्ट्रिप क्या होती है? कैस्पेरियन स्ट्रिप एक लेयर है। किसकी बनी हुई है ये लेयर? सुबेरिन की। सुबेरिन की ये लेयर किस पर प्रेजेंट है? एंडोडर्मिस के सेल्स पर प्रेजेंट है। ये लेयर के बारे में खास बात क्या है? खास बात ये है कि इट इज इम्पर्मिएबल टू वाटर। इट इज इम्पर्मिएबल टू वाटर। ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। हमने क्या देखा? एंडोडर्मिस, याद रखना कोई और सेल नहीं, एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस पर एक लेयर थी, उस लेयर को आपने क्या नाम दिया? कैस्पेरियन स्ट्रिप। ये लेयर किसकी बनी हुई थी? सुबेरिन की। और सुबेरिन के बारे में खास बात क्या है कि वो पानी के लिए इम्पर्मिएबल। बहुत से बच्चों को ये स्ट्रिप ऐसे ना 2D में समझ में आती है, 3D में समझ नहीं आती। तो 3D में समझाने के लिए मैं ऑलरेडी ये डायग्राम यहाँ पर बनाकर लाई हूँ। ऐसे इमेजिन करो कि ये एक एंडोडर्मिस का सेल है, मैंने ये सेल यहाँ पर लिया, तो ये पूरी की पूरी स्ट्रिप इस तरीके से चारों कॉर्नर्स पर लगी हुई है बेटा। अगर ये सेल है तो चारों कॉर्नर पर ये स्ट्रिप बंधी हुई है। अब नॉर्मली मुझे बताओ, पानी आया यहाँ पे, ठीक है, पानी को करना है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट मतलब क्या? साइड से निकलना है, सेल के अंदर उसको जाना नहीं है। तो पानी आया, पानी ने सोचा मैं इस वाली साइड से निकल जाऊंगा, पर सुबेरिन ने रोक लिया। फिर पानी ने सोचा कोई बात नहीं मैं ऊपर से चला जाता हूँ, फिर सुबेरिन ने रोक लिया। कोई बात नहीं राइट वाली वॉल से चला जाता हूँ, फिर सुबेरिन ने रोक लिया। कोई बात नहीं फ्लोर की तरफ से चला जाता हूँ, फिर सुबेरिन ने रोक लिया। तो पानी ने
कॉर्टेक्स के बाद बहुत कोशिश करी कि मैं फिर से एपोप्लास्ट कर पाऊं, पर वो एपोप्लास्ट नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जब जब साइड से निकलने की कोशिश करेगा, सेल के बीच में से निकलने की कोशिश नहीं करेगा, तब तब सुबेरिन उसको रोक लेगा। तो कैस्पेरियन स्ट्रिप की वजह से हुआ ये कि एंडोडर्मिस में एपोप्लास्ट कभी भी नहीं हो पाता। जब पानी को कॉर्टेक्स के बाद आगे बढ़ना है तो उसको सेल के अंदर एंट्री लेनी ही लेनी पड़ती है, और इसको आप बोलते हो सिम्प्लास्ट। इस चीज को आप क्या बोलते हो बेटा? सिम्प्लास्ट। तो कॉर्टेक्स के बाद जब हम आगे गए, हम एंडोडर्मिस के पास आए, तो ओनली सिम्प्लास्ट, तब सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज पॉसिबल हो पाएगी, विच इज सिम्प्लास्ट। यहां से क्वेश्चन है, कॉर्टेक्स तक दोनों चीजें पॉसिबल थी, लेकिन एंडोडर्मिस में सिर्फ और सिर्फ सिम्प्लास्ट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि वहां पर कैस्पेरियन स्ट्रिप है। तो इस कैस्पेरियन स्ट्रिप से क्वेश्चन आता है, और इसकी वजह से ही इस लेयर को बेटा चेक पॉइंट कहा जाता है। एक और नाम इसको देते हैं, इसको चेक पॉइंट कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको सिम्प्लास्ट करना ही करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट पर आप अच्छे से चेकिंग कर सकते हो कि कौन से सामान को आगे लेकर जाना है और नहीं लेके जाना, तो ये आपका चेक पॉइंट भी कहलाता है। अब यहाँ से पानी आगे जाता है पेरीसाइकिल में। अगेन दोनों मेथड पॉसिबल है, लेकिन पेरीसाइकिल से क्वेश्चन नहीं आता, और जनरली यहाँ पर सिम्प्लास्ट ही दिखाया जाता है। पेरीसाइकिल तो हमारी लास्ट लेयर थी। पेरीसाइकिल के बाद पानी आ गया जाइलम में। अब कोई टेंशन, एक बार पानी आ गया जाइलम में, अब ऊपर से पानी को या तो नेगेटिव प्रेशर से खींच लिया जाएगा या पॉजिटिव प्रेशर से भेज दिया जाएगा। लेकिन इस जाइलम के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि जाइलम के अंदर जब मूवमेंट होती है, इनसाइड जाइलम जब पानी की मूवमेंट होती है, ये एपोप्लास्ट होती है या सिम्प्लास्ट होती है? बेटा जाइलम ब्रैकेट्स का बना है, मेजरली डेड टिश्यू का बना है, कोई लिविंग सेल, कोई साइटोप्लाज्म उसमें है नहीं। तो क्योंकि वो डेड एरिया ही है ना, कोई भी लिविंग साइटोप्लाज्म या सेल उसके अंदर है नहीं, तो इनको ऐसी मूवमेंट को भी आप क्या कहोगे? एपोप्लास्ट। इसको भी ये किसके सिमिलर ज्यादा है आपके पास? एपोप्लास्ट। तो जाइलम के अंदर जो मूवमेंट आपको देखने को मिलती है, वो भी आपको एपोप्लास्टिक मूवमेंट देखने को मिलती है। बहुत बढ़िया। तो हमने देख लिया कि पानी को रूट से लेकर जाइलम तक भेजने के रास्ते में दो तरीके की मूवमेंट हो सकती है। ये एब्सॉर्प्शन एपोप्लास्ट हो सकती है, सिम्प्लास्ट हो सकती है। इसमें कोई बैरियर नहीं है, ये बहुत फास्ट है। इसमें बैरियर भी है, ये स्लो है। पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अंदर होता है। ये इंटरसेल्यूलर स्पेस से निकल जाती है, लेकिन इसको सेल के अंदर एंट्री लेनी पड़ती है। हमने हर एक लेयर देखी और हमें पता चला कॉर्टेक्स तक दोनों मेथड पॉसिबल है। एंडोडर्मिस में सिर्फ सिम्प्लास्ट पॉसिबल है, क्योंकि वहां कैस्पेरियन स्ट्रिप है जो सुबेरिन की बनी है, पानी को एंट्री नहीं देगी। एक बार पानी जाइलम में आ गया तो जाइलम में तो एपोप्लास्टिक मूवमेंट ही शो करता है पानी। और याद रखना, यहां पर जब सोइल से पानी एपिडर्मिस में आया था, जब सोइल से रूट हेयर ने पानी एपिडर्मिस को दिया था, तो ये मूवमेंट भी बेटा पैसिव ही है। पानी कभी भी एक्टिवली एब्जॉर्ब नहीं होता, ऑलवेज पैसिव। इनफैक्ट एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है कि ये एब्सॉर्प्शन इज प्योरली बाय डिफ्यूजन। दिस एब्सॉर्प्शन इज प्योरली बाय डिफ्यूजन। जहां जहां ऐसा कोई सेंटेंस आए ना जहां से आपके लिए क्वेश्चन या असर्शन रीजन बन सकता है, वो सारे मैं यहां पर लिख रही हूँ। पानी जब भी सॉइल से एब्जॉर्ब होगा तो वो पैसिवली ही होगा, कभी एनर्जी नहीं लगती। हाँ, आयंस एक्टिव पैसिव दोनों होते हैं, वो अलग की बात है, लेकिन पानी हमेशा पैसिवली एब्जॉर्ब होता है, प्योरली बाय डिफ्यूजन। अब आपने पूरी मेहनत कर कर पानी को कहां तक पहुंचा दिया है? जाइलम तक पहुंचा दिया है। एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट से क्वेश्चन आएगा, आया हुआ है, इनको ढंग से हमने समझ लिया, हमने लेयर्स भी देख ली। एक क्वेश्चन जो अभी तक आया नहीं है लेकिन मुझे लगता है आ सकता है, वो है इस डायग्राम से, क्योंकि इस डायग्राम पे क्वेश्चन बनने के चांस हैं बेटा सीधा सीधा। यहाँ पर इन्होंने वो सेम लेयर आपको एनसीईआरटी के डायग्राम में यहाँ पर दिखाई है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये सबसे बाहर वाली लेयर हुई एपिडर्मिस की, एपिडर्मिस के बीच में मल्टीपल वाली लेयर हो गई कॉर्टेक्स की, कॉर्टेक्स के बाद आपको ये एक सिंगल लेयर ये वाली दिखाई दे रही है, ये हो गई एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस के अंदर ये वाली लेयर आपको दिखाई दे रही है, ये हो गई पेरीसाइकिल की, और बीच में आ गया आपके पास जाइलम। अब एक बार जरा इस मूवमेंट को देखो, जो भी लाइन हर सेल के अंदर से क्रॉस करती हुई जा रही है, वो सिम्प्लास्ट है। और जब जब पानी की मूवमेंट साइड से निकल रही है, ये ब्लू वाली लाइन देखो, दो सेल्स के साइड में से निकल जाएगी, देखो साइड में से, साइड में से, किसी सेल के साइटोप्लाज्म में एंटर नहीं किया, ये है एपोप्लास्ट। जब जब मूवमेंट ऐसी दिखाई दे कि साइड से निकल गई, वो एपोप्लास्ट है, लेकिन जब जब सेल के अंदर जा रहे हो, वो सिम्प्लास्ट है। इतना तो डिफरेंस हम समझते हैं। अगर ये इस डायग्राम से क्वेश्चन आया बेटा, तो इस सिम्प्लास्ट और एपोप्लास्ट की लेबलिंग से क्वेश्चन आ जाएगा।
तो याद रखना, अगर सेल के अंदर एंटर कर रहा है तो सिम्प्लास्ट, साइड साइड से निकल रहा है तो एपोप्लास्ट। तो ये मूवमेंट आपने यहाँ पर देखा। जैसा कि मैंने आपको बताया था, हम बाद में भी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात करेंगे, तो दो चीजें लिखती है एनसीईआरटी, एक साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग की बात करती है, एक माइकोराइजे की बात करती है। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मतलब साइटोप्लाज्म में ना सर्कुलेटरी मूवमेंट होती रहती है। ये अगेन एक तरीके की ट्रांसपोर्टेशन का ही मेथड है। साइटोप्लाज्म में सर्कुलर मूवमेंट होती रहती है, साइटोप्लाज्म के अंदर ऑर्गेनल्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। अगर ये सेल है, सेल में साइटोप्लाज्म है, मैं कह रही हूँ इस सेल में क्लोरोप्लास्ट है, क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर है लेकिन धूप यहाँ आ रही है, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग होती है और ये क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर सामने की तरफ आ जाते हैं, इनकी मूवमेंट यहाँ पर सामने की तरफ हो जाती है ताकि सनलाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर पाए। तो एक ऐसी मूवमेंट जहां पर साइटोप्लाज्म ही रोटेट कर रहा है उसको बोलते हो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग का दूसरा नाम होता है साइक्लोसिस। ठीक है, एनसीईआरटी ने इसका एग्जाम्पल दिया है हाइड्रिला, कि हाइड्रिला में क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट करने के लिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखी जाती है। हाइड्रिला में क्लोरोप्लास्ट की मूवमेंट करने के लिए साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग देखी जाती है। परफेक्ट, बहुत सिंपल सी बात है। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि क्या ये साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग सिम्प्लास्ट में मदद करेगी या एपोप्लास्ट में? बेटा आप सेल के अंदर आ गए हो, आप साइटोप्लाज्म की बात कर रहे हो, तो डेफिनेटली हम सिम्प्लास्ट के बारे में बात करें, एपोप्लास्ट के बारे में नहीं। बस इतना आपको जानना। एक और चीज आपको बताई हुई है जो कि है माइकोराइजे। माइकोराइजे क्या होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। माइकोराइजे क्या है? एक तरीके का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये तो हम बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में भी पढ़कर आते हैं। माइकोराइजे में क्या होता है? दिस इज द एसोसिएशन बिटवीन हायर प्लांट रूट्स, प्लांट की रूट्स, और किसके बीच में? फंगस के बीच में, फंगस के बीच में। जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर एक ट्री बनाया था, जैसे मैंने आपके सामने यहाँ पर एक ट्री बनाया था, इस ट्री के अंदर मैं क्या कह रही थी कि यहाँ पर बड़ी बड़ी रूट्स हैं। इन रूट्स के अराउंड आपको ऐसे इमेजिन करना है कि पूरा फंगस ने घेरा हुआ है बेटा, दूर दूर तक फंगस ने घेरा हुआ है, और काफी डेप्थ में भी ये फंगस यहाँ पर प्रेजेंट होती है। ये फंगस क्या करती है? तो ये पानी और मिनरल्स एब्जॉर्ब कर कर प्लांट को देती है। हम एब्सॉर्प्शन की बात करें, हमने कहा कि रूट को सोइल में से पानी एब्जॉर्ब कर कर लाना है। फंगस के एसोसिएशन एकदम एकदम डेप्थ में जाकर भी पानी एब्जॉर्ब कर कर प्लांट को लाकर देगी। तो फंगस क्या करती है? फंगस प्लांट को पानी और मिनरल एब्जॉर्ब कर 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 ला कर देती है। और क्योंकि ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, मतलब जिएंगे तो साथ जिएंगे, मरेंगे तो साथ मरेंगे, तो बदले में प्लांट भी काम करता है। प्लांट फंगस के लिए खाना बनाता है। एनसीईआरटी लिखती है कि नाइट्रोजन, है ना, नाइट्रोजन देता है, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स देता है। एक्चुअली वो इसके लिए खाना बना रहा है, तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स इसको लाकर देता है। इस तरीके से आदान प्रदान का रिश्ता इनका चलता रहता है। एक एग्जाम्पल और एनसीईआरटी देती है कि पाइनस एक प्लांट हो गया आपके पास, पाइनस एक प्लांट हो गया, वो बिना माइकोराइजे एसोसिएशन के सिवा जर्मिनेट भी नहीं कर पाता। उसको जर्मिनेट करने के लिए भी जो वाटर एब्जॉर्प्शन चाहिए उसको फंगस लाके देता है। तो पाइनस के बारे में ये बात वहां पर की हुई है। और ये वो मेजर पोर्शन है बेटा जहां से क्वेश्चन आता है। अभी हम क्वेश्चन भी देख लेंगे, पर यही मेजर पोर्शन है जहां से क्वेश्चन आता है। आपने पानी जाइलम तक भेज दिया, जाइलम के बाद अब उसको ऊपर लेकर जाना है। तो ये पोर्शन बहुत सिंपल है। पानी को ऊपर लेकर जाने के दो तरीके हो सकते हैं, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, या नेगेटिव प्रेशर या पॉजिटिव प्रेशर। अगर रूट के अंदर मैं एक प्रेशर क्रिएट कर रही हूँ और धक्का लगा रही हूँ, पानी को पुश कर रही हूँ, इसको कहते हैं रूट प्रेशर। तो जो रूट प्रेशर है वो पॉजिटिव प्रेशर है, ये प्रेशर रूट में क्रिएट होता है, और ये पुश है, ये पानी को नीचे से ऊपर धक्का लगाता है। वही मैं ट्रांसपिरेशन पुल की बात करूं, तो ट्रांसपिरेशन पुल का मतलब एक ट्रांसपिरेशन नाम का फिनोमिना हो गया। ट्रांसपिरेशन में क्या होता है? वाटर लॉस्ट इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर। हम जानते हैं कि लीफ में स्टोमेटा, स्टोमेटल पोर प्रेजेंट है। धूप की प्रेजेंस में वो पानी भाप बनकर या वेपर बनकर उड़ जाएगा। अब पानी वहां से उड़ जाएगा तो लीफ में पानी की हो जाएगी कमी, मीजोफिल सेल्स में पानी की हो जाएगी कमी। वो मीजोफिल सेल बगल में उनको दिखेगी जाइलम, जाइलम को बोलेंगे कि प्लीज हमको पानी ला के दो। तो उस पानी की कमी की वजह से जाइलम में एक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, और वो रूट को कहेगा कि प्लीज तुम नीचे से ऊपर मुझे पानी दो, क्योंकि मुझे लीफ को पानी देना है। तो क्योंकि नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हुआ और पानी को नीचे से पुल किया गया, इसीलिए इसका नाम है ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन पुल हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नेगेटिव प्रेशर होता है, और ये एक
पुलिंग फोर्स क्रिएट करता है। इसके बारे में आपको बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जानना, क्वेश्चन आता है तो डायरेक्टली यहां से आता है। रूट प्रेशर मतलब क्या, दोबारा से सुन लो, रूट प्रेशर मतलब क्या, रूट ने पानी को एब्जॉर्ब किया, रूट ने पानी को एब्जॉर्ब किया, लेकिन पानी अभी इतना ज्यादा ऊपर नहीं गया, तो पानी बहुत ज्यादा जो है रूट में अक्यूमुलेट कर गया, तो वहां पर इतना ज्यादा पानी धक्का लगाना चाहेगा और ऊपर जाना चाहेगा, तो पुश कर कर पानी को अगर आप अप भेजते हो तो इसको बोलते हैं रूट प्रेशर। और क्योंकि रूट प्रेशर में पुश है, आप धक्का लगा रहे हो, तो ये एक्टिव मूवमेंट है वाटर की, ये एक्टिव मूवमेंट है वाटर की, नीचे की तरफ पानी बहुत ज्यादा जिसे आप एक्टिवली ऊपर की तरफ धक्का लगा रहे हो, इसको कहते हैं रूट प्रेशर। और वहीं ट्रांसपिरेशन पुल में नेगेटिव पुल है, नेगेटिव प्रेशर है, पानी ऊपर की तरफ खींचा जा रहा है, और क्योंकि अपने आप ऊपर जरूरत है, वो ऊपर से पानी मांग रहे हैं, तो कोई प्रेशर नहीं, कोई एनर्जी नहीं लगानी है, आराम से पैसिवली पानी ऊपर पुल होता है। ये डिफरेंस आपको जानना है। थोड़ा और डिटेल में अगर मैं ट्रांसपिरेशन पुल की बात करूं तो हुआ क्या, ट्रांसपिरेशन हुआ, ट्रांसपिरेशन पुल में सबसे पहले हुआ क्या, ट्रांसपिरेशन हुआ। ट्रांसपिरेशन ड्राइविंग फोर्स था बेटा, ट्रांसपिरेशन के टाइम वाटर लॉस हो गया इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ वाटर वेपर, पानी तो उड़ गया, अब पानी उड़ गया तो पानी की हो गई कमी, पानी की हो गई कमी तो जाइलम में क्रिएट हुआ नेगेटिव प्रेशर, जिसकी वजह से क्रिएट होता है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल मेजर ड्राइविंग फोर्स है। जो हम बात करते हैं कि इतने लंबे लंबे प्लांट्स में 130 मीटर हाइट तक पानी ऊपर चला जाता है, वो ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से जाता है। एनसीईआरटी कहती है कि साइंटिस्ट ने हमें बताया है रूट प्रेशर से इतना पानी ऊपर नहीं जाता, रूट प्रेशर से अगर पानी ऊपर जाएगा भी तो बहुत शॉर्ट डिस्टेंसेस तक ही जा पाएगा, छोटे हाइट के प्लांट्स में जा पाता है, लेकिन एक्चुअली जो मेजर ड्राइविंग फोर्स है पानी को इतना ऊपर भेजने के लिए, वो ट्रांसपिरेशन पुल ही होता है। जहां ट्रांसपिरेशन पुल की बात की गई है तो उस थ्योरी को ये लोग बोलते हैं कोहेजन पुल या कोहेजन टेंशन थ्योरी। तो उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं वाटर की जहां से क्वेश्चन आ सकता है। पानी इतना लंबा ऊपर कैसे चढ़ जाता है, मान लिया कि जाइलम ने एक पुल क्रिएट किया है, पानी को ऊपर खींचा जा रहा है, पर ग्रेविटी नीचे भी तो खींच रही है, फिर भी बेटा पानी इतना लंबा लंबा ऊपर कैसे चढ़ जाता है, तो बताया गया है कि पानी की कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं। कौन कौन सी फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, पानी के अंदर है अडहेजन, पानी के अंदर है कोहेजन, और पानी की एक प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन। ये डायरेक्टली वो एरिया है जहां से क्वेश्चन आता है। अडहेजन मतलब क्या, जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन वाटर एंड ट्रैकेड वॉल, बिटवीन वाटर एंड ट्रैकेड वॉल, पानी का किसी नॉन पानी सब्सटेंस के साथ जो अट्रैक्शन है उसको आप बोलते हो अडहेजन। जैसे अडहेसिव नहीं होती, ग्लू नहीं होती, फेविकॉल वगैरह, किसी भी दो चीजों को ज्वाइन कर दो, तो पानी के पास एक अट्रैक्शन फोर्स है बेटा किसी दूसरे मॉलिक्यूल के लिए, जैसे ट्रैकेड में जा रहा है तो ट्रैकेड की वॉल के लिए। वही एक और प्रॉपर्टी पानी की होती है जिसे कहते हैं कोहेजन। कोहेजन क्या हो गया, अट्रैक्शन फोर्स, ये भी अट्रैक्शन फोर्स है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, पानी का, पानी के ही दूसरे मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन फोर्स है उसको बोलते हैं कोहेजन। जब ऐसे आपके पास एक ट्रैकेड है और उस ट्रैकेड में से पानी ऊपर जा रहा है, तो हर एक ड्रॉप नीचे वाली ड्रॉप के साथ अट्रैक्शन रखती है, जब ये ड्रॉप ऊपर जाती है तो नीचे वाली ड्रॉप को अपने साथ ऊपर खींचती है। तीसरी चीज आती है जिसको आप बोलते हो सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन ये कहते हैं कि वाटर जब लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि वाटर वेपर की फॉर्म में भी हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकता है, तो वाटर जब लिक्विड फॉर्म में होता है तब उसमें मैक्सिमम अट्रैक्शन होती है ना, मैक्सिमम पुल होता है एक दूसरे की तरफ, उसको कहते हैं सरफेस टेंशन। तो ये तीन प्रॉपर्टीज हैं वाटर की जिसकी वजह से आप पानी को जितना लंबा खींचना चाहो उतनी लंबी हाइट तक आप लेके जा सकते हो, क्योंकि वो आपस में अट्रैक्टेड है, एक दूसरे को खींच के ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे, वो ग्रेविटी को भी रेजिस्ट कर लेंगे और वो पतली सी पाइप में ऊपर चढ़ जाएंगे। तो इन तीनों फिजिकल प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन आता है। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस था जिसकी वजह से पानी का लॉस हुआ, इसने ट्रांसपिरेशन पुल क्रिएट किया, क्योंकि पानी का नुकसान हो चुका था, पानी की कमी हो रही थी, तो एक नेगेटिव पुल क्रिएट हुआ जिसको आप बोलते हो ट्रांसपिरेशन पुल। तो स्टेटमेंट क्या आती है, ट्रांसपिरेशन लीड टू ट्रांसपिरेशन पुल। वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, क्या बोलते हो आप, ट्रांसपिरेशन लीड्स टू ट्रांसपिरेशन पुल। पहले ट्रांसपिरेशन हुआ
उसकी वजह से ट्रांसपिरेशन पुल आया। ये बात क्लियर होती है। वहीं दूसरी तरफ मेरे पास है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर पहली बात सिर्फ तब देखने को मिलता है जब ट्रांसपिरेशन कम हो। जब ट्रांसपिरेशन कम हो बेटा, जब ट्रांसपिरेशन ज्यादा होता है ना तब तो सारा काम ट्रांसपिरेशन कर लेता है। लेकिन जब ट्रांसपिरेशन नहीं है, ट्रांसपिरेशन कब नहीं है? जब धूप नहीं है। धूप कब नहीं होती? या तो मैं बात करूं एकदम अर्ली मॉर्निंग की, सुबह सुबह की बात करें, या फिर हम इवनिंग की सनसेट के बाद बात करें। ये दोनों ऐसे टाइम है जब ट्रांसपिरेशन ज्यादा नहीं है, जिसका मतलब ज्यादा पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा। पानी इवेपोरेट नहीं हो रहा तो जाइलम में नेगेटिव प्रेशर नहीं बन रहा। जाइलम में नेगेटिव प्रेशर नहीं बन रहा तो ट्रांसपिरेशन पुल नहीं आ रहा। तब क्या हो रहा है? रूट में से पानी एब्जॉर्ब हो रहा है, सोइल में से पानी एब्जॉर्ब होकर रूट में आ रहा है। अब क्या रूट में पानी है? बहुत सारा पानी है, अच्छे खासे अमाउंट में पानी है। लेकिन क्या इसको ऊपर पुल किया जा रहा है? नहीं कर रहे। क्यों नहीं पुल कर रहे? क्योंकि ट्रांसपिरेशन तो है ही नहीं। उस केस में रूट में इतना पानी अक्यूमुलेट हो जाएगा बेटा कि वो थोड़ा सा धक्का लगाएगा, थोड़ा सा प्रेशर लगाएगा, और उस प्रेशर की वजह से पानी पुश होगा। लेकिन कितना पुश हो जाएगा? कोई बहुत ज्यादा तो नहीं जा सकता। तो ये स्मॉल डिस्टेंसेस पर ही जाता है। ये कहाँ जाता है? स्मॉल डिस्टेंसेस पर ही जाता है। कुछ प्लांट्स जो बहुत छोटी हाइट के होते हैं, अगर मैं स्मॉल हाइट वाले प्लांट्स की बात करूं, या तो आप हर्बेशियस प्लांट की बात करो या फिर आप घास की बात करो, ग्रास की बात करो, तो ये जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं, इन छोटे छोटे प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, उन लीव्स के पास एकदम टिप पे फाइन एंडिंग या स्पेशल एंडिंग ओपनिंग प्रेजेंट होती है। इनकी एंडिंग्स पे एक ओपनिंग स्पेशल टाइप की, इनकी टिप की एंडिंग्स पे, या टिप पे कहूं या एंडिंग्स पे कहूं, स्पेशल ओपनिंग्स प्रेजेंट होती हैं। स्पेशल ओपनिंग प्रेजेंट होती है, जिसको कहा जाता है क्या? हाइडोथोड्स। बेटा ये नाम एनसीईआरटी नहीं लेती, बट ये नाम इंपॉर्टेंट है। हमने देखा कि वो छोटे छोटे प्लांट्स जो आपके पास प्रेजेंट हैं, उन छोटे छोटे प्लांट में एक लीफ है। लीफ की वेन की जो टिप है, जो एंडिंग है, यहाँ पे स्पेशल ओपनिंग प्रेजेंट है, जिसको आप बोल रहे हो हाइडोथोड्स। अब इनके अंदर रूट में पानी था। पानी को धक्का लगाया गया, पानी ऊपर आया। पानी इस एंडिंग में से निकल के बेटा ड्रॉप की फॉर्म में बाहर आ जाता है। छोटे प्लांट्स में ऐसा देखा जाता है कि रूट के धक्के की वजह से, उस प्रेशर की वजह से पानी ऊपर आता है। जो लीफ की वेन्स है, उनकी जो स्पेशल ओपनिंग है, जिन्हें आप कह रहे हो हाइडोथोड्स, वहां से ये ड्रॉपलेट बन के पानी एकदम ड्रॉपलेट की फॉर्म में बाहर आता है। ये जो हमने देखा, लॉस ऑफ वाटर इन दी फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, वेपर की फॉर्म में नहीं, पानी लिक्विड ड्रॉपलेट की फॉर्म में, फ्रॉम हाइडोथोड्स, फ्रॉम हाइडोथोड्स ऑफ लीव्स। इसको ही क्या कहते हैं? गटेशन। इस स्पेशल फिनोमेना को क्या कहते हैं? गटेशन। तो रूट प्रेशर हमें कैसे पता चला कि रूट प्रेशर जैसा कुछ होता है? तो हमने छोटे ऐसे प्लांट्स देखे जिनके अंदर लीव्स की टिप्स में से ड्रॉप ड्रॉप कर कर पानी बाहर आ रहा था। इसका मतलब सुबह के टाइम, कभी आपने सुबह एकदम, बेटा कहते हैं ना सुबह सुबह घास पर नंगे पैर चलकर देखो, या शाम को घास पर नंगे पैर चलो, तो वो जो ओस आपको मिल रही है, गीली होती है घास, वो क्यों है गीली? वो गटेशन की वजह से गीली है। नीचे से प्रेशर लगाया है, धूप इतना है नहीं कि ट्रांसपिरेशन हो जाए, तो पानी प्रेशर लगा रहा है और वो पानी ड्रॉप की फॉर्म में बाहर आ रहा है, जिससे आप क्या कहते हैं? गटेशन। तो यहाँ पे स्टेटमेंट क्या बनती है? यहाँ पे स्टेटमेंट ये बनती है कि रूट प्रेशर लीड्स टू गटेशन। तो एक बहुत बढ़िया इन दोनों स्टेटमेंट से असर्शन रीजन बनता है। और क्या असर्शन रीजन बनता है? कि जब आप ट्रांसपिरेशन की बात करते हो, तो ट्रांसपिरेशन लीड टू ट्रांसपिरेशन पुल। पहले पानी का नुकसान हुआ, पानी वेपर की फॉर्म में उड़ गया, तो जाकर ये पुल क्रिएट हुआ। लेकिन वही मैं रूट प्रेशर की बात करूं, तो गटेशन is caused due to रूट प्रेशर। ये दोनों स्टेटमेंट में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ट्रू और फॉल्स असर्शन रीजन से ये स्टेटमेंट्स बन सकते हैं। तो जरूर से इन स्टेटमेंट्स को आपने समझना है, ताकि आप कोई भी गलती ना करें। और यहां पर आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है।
तो बहुत सिंपल सी चीज हमने देखी कि ऊपर लेकर जाने के लिए पानी को दोनों चीजें हो सकती है, रूट भी धक्का लगा सकती है, ट्रांसपिरेशन भी पुल कर सकता है, लेकिन ट्रांसपिरेशन पुल एक मेजर फोर्स है। साथ साथ पानी की 3 प्रॉपर्टीज हैं जो इसमें मदद करती हैं। एक चीज याद रखना, ट्रांसपिरेशन में पानी वेपर के फॉर्म में जाता है, गटेशन में ड्रॉप्स के फॉर्म में जाता है। रूट प्रेशर से छोटा सा ही डिस्टेंस ट्रैवल करेगा और आपको गटेशन फिनोमेना दिखाई देगा। रूट प्रेशर तब दिखता है जब ट्रांसपिरेशन नहीं होता और रूट प्रेशर एक्टिव है, एक्टिवली आप पानी को पुश कर रहे हो, जबकि ट्रांसपिरेशन पुल नेगेटिव है, कमी है, इसलिए पानी ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अपने पानी एब्जॉर्ब कैसा हुआ ये भी देख लिया, पानी ऊपर तक कैसे पहुंचा आपने ये भी देख लिया। यहाँ पर आपका लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कंप्लीट हो जाता है। हम क्वेश्चंस देखते हैं पीवाईक्यू में कैसे आए थे, और आपको इतना अच्छा लगेगा क्योंकि बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्टली एनसीईआरटी से आते हैं और हम बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। अब जैसे 2023 लेटेस्ट क्वेश्चन आप लोग देखें तो एक मैच द फॉलोइंग आपके पास आया था। यहाँ पर पानी के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात की थी। यहाँ पर देखो एक आपके पास आ रहा है बेटा कोहेजन। कोहेजन में हम क्या कहते हैं, पानी का आपस में जो अट्रैक्शन है, अमंग वाटर मॉलिक्यूल्स जो इनका अट्रैक्शन है उसे बोलते हैं कोहेजन। अडहेजन मैंने आपको बताया पानी का जो ट्रैकेड वॉल के साथ अट्रैक्शन है ना, कोई और पोलर सरफेस के साथ जो अट्रैक्शन है उससे आप बोलते हो अडहेजन। सरफेस टेंशन में हमने क्या पढ़ा कि पानी का लिक्विड फेस में अट्रैक्शन थोड़ा ज्यादा होता है, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। और गटेशन में आपने पढ़ा कि लिक्विड की फॉर्म में पानी का नुकसान होना, लॉस होना, उसे आप कहते हैं गटेशन। तो बहुत सिंपली आपने मैच कर लिया। आंसर क्या होगा आपके पास, 2 4 1 3, 2 4 1 3 यानी कि ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी। और ये सिमिलर क्वेश्चन 2 बार रिपीट हुआ है, 2 बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन आपके पास। फिर यहाँ पर देखो जरा 2022 में कैसा क्वेश्चन आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एपोप्लास्टिक पाथवे। मैंने आपको कहा था एपोप्लास्ट सिम्प्लास्ट से क्वेश्चन आते हैं। अब देखो कैसा क्वेश्चन था, एपोप्लास्ट कंटिन्यूअस होती है, उसको कोई बैरियर नहीं मिलता। लिखवाया मैंने ये पॉइंट, एपोप्लास्ट में बैरियर नहीं रहता क्योंकि कोई रोकने वाला है ही नहीं। तो ये स्टेटमेंट तो ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मूवमेंट ऑफ वाटर अकर्स थ्रू इंटरसेल्यूलर स्पेस एंड वॉल्स ऑफ सेल। एपोप्लास्ट में या तो सेल वॉल से पानी जाता है या इंटरसेल्यूलर स्पेस से जाता है, ये भी पढ़ा है हमने, स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। तीसरा देखो, मूवमेंट डज नॉट इन्वॉल्व क्रॉसिंग सेल मेम्ब्रेन। एपोप्लास्ट में कभी भी एक सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस कर कर अंदर नहीं जाना पड़ेगा, बिल्कुल सही बात है, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। लास्ट स्टेटमेंट क्या कह रहा है, मूवमेंट इज एडेड बाय साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग। क्या एपोप्लास्ट में कभी साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मदद करेगी? नहीं करेगी, क्योंकि वो किसकी मदद करती है, सिम्प्लास्ट की। तो आंसर क्या होगा, डी। इतना सिंपल क्वेश्चन आता है, इतना सिंपल क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ देखो 2020 में कैसा क्वेश्चन आया था, प्रोसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर फैसिलिटेटिंग लॉस ऑफ वाटर इन लिक्विड फॉर्म। पेपर फॉर्म नहीं, लिक्विड फॉर्म, लिक्विड यानी गटेशन की बात हो रही है। तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें पानी का नुकसान हो रहा है लिक्विड ड्रॉप्स की फॉर्म में, ग्रास की जो वेन की टिप्स होती है वहां से, या तो रात के समय या अर्ली मॉर्निंग में, ऐसे प्रोसेस को क्या कहते हैं बेटा, गटेशन। आपसे पूछे ये गटेशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, गटेशन करवाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, रूट प्रेशर। रूट प्रेशर से धक्का लगता है तो जाकर गटेशन। तो गटेशन के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, रूट प्रेशर। आंसर क्या होगा, बी। ऐसे क्वेश्चन आते हैं बेटा, इतने सिंपल। 19 में देखो जाइलम के बारे में पूछा था कि जाइलम में से क्या क्या जाता है, क्या सिर्फ पानी जाता है, नहीं। क्या सिर्फ पानी और मिनरल जाते हैं, नहीं। क्या सिर्फ पानी, मिनरल, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन जाता है, नहीं। उसके सिवा हॉर्मोन्स भी, चारों चीजें। अब अगर एनसीईआरटी ढंग से नहीं रीड करी होती तो शायद आप ये नहीं कर पाते, बट आज हमने नोट्स में एनसीईआरटी की एक एक लाइन पढ़ी है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत है। तो जाइलम में सिर्फ पानी नहीं, पानी के साथ घुले हुए मिनरल सोल्यूट्स, इनऑर्गेनिक मिनरल्स, ऑर्गेनिक नाइट्रोजन, हार्मोन, सारी चीजें जाइलम एक्सुडेट में होती हैं। 2017 में भी क्वेश्चन आया था, 15 में भी क्वेश्चन आया था बेटा। क्वेश्चन बहुत रिपीट होता है इस टॉपिक से, और बहुत सिंपल टॉपिक है, तो हमने सारा टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। एनसीईआरटी फिर भी एक बार रीड कर लेना और आपके 4 मार्क्स यहाँ पर गारंटी हो जाते हैं। अगर ये क्वेश्चन सेक्शन बी में भी आता है, चलो मान लेते हैं क्वेश्चन आपके पास सेक्शन बी में भी आता है इस बार, तब भी आपको 4 मार्क्स मिल जाएंगे अगर आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है। एंड इट्स अ वेरी हाई चांस कि ये क्वेश्चन आएगा, इस साल भी आएगा। तो ऐसे ही टॉपिक हम साथ में डिस्कस करते रहेंगे। आई होप ये आप लोगों को अच्छे से जो है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर समझ में आया हो, क्वेश्चन कैसे आते हैं ये भी आपको समझ में आया हो। एनसीईआरटी भी हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। तो थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट। कमेंट सेक्शन में लिख देना कि फंडा नंबर 1 कंप्लीट, कि हमने जो है पहला फंडा अपना कंप्लीट कर लिया है। मैं बेटा यूनिट वाइज चलने वाली हूँ, हर दिन हम
यूनिट के जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें जो भी क्वेश्चन या जो भी टॉपिक रिपीट होने के चांसेस हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो 1% भी आइडिया पर नहीं चल रही है ये सीरीज, बिल्कुल फैक्ट पर चल रही है। आई होप आप इसको कंटिन्यू करेंगे और मुझे हर बार कमेंट सेक्शन में अपनी अटेंडेंस बताएंगे। अगर इस वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखकर बताना कि फंडा नंबर 1 कंप्लीट। हम ऐसे ही हर दिन एक नया फंडा डिस्कस करेंगे और अपने 360 मार्क्स गारंटी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस कीप लर्निंग।